अच्छा, शुरू में मैं दोबारा एक पहले भी रिपीट करता रहा हूँ कई दफ़ा, ये दोबारा रिमाइंड करा दूँ कि वीएलई पे भी लॉगिन करना ज़रूरी है, क्योंकि अब जो वीएलई पे जो अटेंडेंस होगी वो भी काउंट होगी एलिजिबिलिटी के लिए, एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए या नहीं होने के लिए। इसलिए जो भी जितने भी अभी इस वक्त अटेंड कर रहे हैं वो सुन लें, और वो अपने जो कोलीग्स हैं उनको भी बता दें कि जब भी लेक्चर में आप ऑनलाइन इन हो तो वीएलई पर भी लॉगिन ज़रूर करें। तो उसमें वीएलई पे लॉगिन करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिक जो है अटेंडेंस लग जाएगी। तो वीएलई पे लॉगिन करना बहुत ज़रूरी है, उसी पे भी डिसाइड होगा अटेंडेंस कितने % किसकी है। फिर उसी के हिसाब से फिर जो एलिजिबिलिटी है स्टूडेंट्स की, अपीयर किसने होना है किसने नहीं होना, वो उसी पर डिसाइड होगी। तो उस पर ज़रूर लगाएं वीएलई पर अटेंडेंस। अच्छा, मिड टर्म से पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट 3 क्लासिफिकेशन बताई थी मैंने, एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, एक मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और एक लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। इनकी जो कैटेगरी है, ये क्लासिफिकेशन है, डिपेंड करती है कि उसकी लेंथ क्या है ट्रांसमिशन लाइन की, वोल्टेज का लेवल, ऑपरेटिंग वोल्टेज लेवल क्या है, और कैपेसिटेंस इफेक्ट कंसीडर करते किसमें करते हैं किसमें नहीं करते हैं। तो ये उस पर सारा पिछले जो मिड टर्म से पहले सारी थ्योरी इसकी पढ़ाई थी मैंने। न्यूमेरिकल इसके जो थे वो नहीं कराए थे। तो उसके बाद हमने शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, इसका हमने परफॉर्मेंस एनालिसिस किया था तीनों का। उसमें ये ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, वोल्टेज रेगुलेशन और सेंडिंग एंड वोल्टेज, सेंडिंग एंड करंट, रिसीविंग एंड वोल्टेज, रिसीविंग एंड करंट और पावर फैक्टर वगैरह, ये सारे हमने इसके जो एक्सप्रेशन फार्मूले ड्राइव किए थे। तो आज के लेक्चर में इसके कुछ न्यूमेरिकल हैं, उसको हम इसको मैं सॉल्व करेंगे उसको। तो अब इसके जो न्यूमेरिकल है ना, वो सारे बहुत ही कंसंट्रेशन चाहिए इसके लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए, क्योंकि सारे कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी पर बेस करते हैं। सारे एसी अल्टरनेटिव करंट में, डीसी तो है नहीं, इसमें एसी के हैं, और इसमें इम्पीडेंस भी है, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इसको बहुत ही केयरफुली जो है बहुत अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, और इसको अच्छा प्रैक्टिस करें। कुछ तो मैं आज कराऊंगा, बाकी जो एक्सरसाइज वगैरह हैं या जो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स हैं इनसे मिलते जुलते, उनको भी कोशिश करें, ट्राई कर लें। तो अभी मैं इसकी जो शेयर करता हूँ आपसे स्लाइड। नज़र आ रही है? अच्छा, क्विज नंबर 2 जो है वो जैसे डिसाइड हो गया था, मैं आज अपलोड कर दूंगा सैटरडे को शाम 7 बजे से। सर तो ये अटेंडी बना दें, रिमूव कर रहा कोई बार बार। यार ये कौन है? कोई है? आप बना दें किसी में से कोई, अगर ये तो पहले तो ऐसा नहीं होता था शुरू में जब जो लेक्चर थे, अभी है। नजर आ रही है स्लाइड? कुछ बताएगा कोई या मैं कंटिन्यू रखता हूँ फिर? जी सर, आ रही है। तो ये पहला न्यूमेरिकल है। अच्छा, ये न्यूमेरिकल जो है ना, ये पर यूनिट बेसिस पर इसका सॉल्यूशन है।
जैसे मैंने शुरू में पहला लेक्चर जो पढ़ाया था पर यूनिट वैल्यूज़ या परसेंट वैल्यूज़, वो जब हम सर्किट को सॉल्व करते हैं एसी का तो हम पर यूनिट पे कन्वर्ट करते हैं सारी जो वैल्यूज़ हैं, इम्पीडेंस की हो, चाहे वोल्टेज की हो, करंट की हो या एमवीए की हो। उसमें सॉल्यूशन आसान हो जाता है क्योंकि उसमें वैल्यूज़ जो होती हैं वो 1 या लेस देन 1 इस तरह आती हैं, तो वो ज़बानी भी आप उसको कर सकते हैं उसमें, इसीलिए से उससे सॉल्यूशन जो है वो आसान हो जाता है। तो ये जो न्यूमेरिकल है ये इसमें वही पर यूनिट वैल्यू के बेस पे सॉल्यूशन है इसका। अगर आप एक्चुअल वैल्यूज लेके करेंगे ना, एम्पियर, वोल्टेज या मेगावाट या एमवीए, तो उससे लेंथी कैलकुलेशन होगी और वैल्यूज भी काफ़ी फिगर्स में होंगी उसकी। ये पहला एग्जांपल है पहले के 300 MVA 20 kV 3-phase generator has a sub-transient reactance of 20%. The generator supplies a number of synchronous motors over 64 km transmission line having transformers at both ends as shown on the one line diagram. ये कहलाता है वन लाइन डायग्राम या सिंगल लाइन डायग्राम। इसमें जो भी सिस्टम में इक्विपमेंट है, ट्रांसमिशन लाइन है, जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है, मोटर है, उसको हम उसके सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो ऐसे डायग्राम को कहते हैं वन लाइन डायग्राम या सिंगल लाइन डायग्राम। The motors all rated 13.2 kV are represented by just two equivalent motors. The neutral of one motor M1 is grounded through resistance. The neutral of second motor is not connected to ground. Rated inputs to the motors are 200 MVA and 100 kVA for motor 1 and motor 2 respectively. For both motors ये ट्रांजिएंट रिएक्टेंस जो है दोनों मोटर्स की वो है 20%. The 3-phase transformer T1 is rated 350 MVA 230 by 20 kV with leakage reactance 10%. तो ये ट्रांसफार्मर T1 जो है ना ये 3-phase ट्रांसफार्मर है, जबकि बार बार क्लास से मूव प्लीज अटेंड ही बना दें। 5 बार मूव कर चुका है क्लास में से। होल्ड करें। अंजल तुम प्रेजेंटर्स में हो ना, अटेंड ही कर दो सबको। अंजल को कहते हैं कर दे। अंजल कर दिया सर सबको। अच्छा, फिर ये जो जैसे ट्रांसफार्मर T1 जो है वो तो 3-phase का ट्रांसफार्मर है, लेकिन T2 जो है ना वो 3 सिंगल फेज के यूनिट हैं जिनको मिलाकर 3-phase बनाया गया है। तो जो T2 है कंपोज्ड ऑफ 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स, हर एक की रेटिंग है, हर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की रेटिंग है 127 बाई 13.2 kV और हर एक की रेटिंग जो है वो है 100 MVA और लीकेज रिएक्टेंस जो हर एक की वो 10%। अच्छा, सीरीज रिएक्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, ये ट्रांसमिशन लाइन जो है ना ये फ्रॉम बिटवीन L एंड M, इसकी जो सीरीज रिएक्टेंस है वो है 0.5 ओम पर किलोमीटर। अब दो पार्ट हैं इस सवाल के। पहला है कि ड्रॉ दी रिएक्टेंस डायग्राम विद ऑल रिएक्टेंसेस मार्क्ड इन पर यूनिट। तो एक तो आपने इस पूरे सिंगल लाइन डायग्राम जो है इसका एक रिएक्टेंस डायग्राम बनाना है और उस रिएक्टेंस डायग्राम पे जो वैल्यूज़ होंगी रिएक्टेंसेस की वो पर यूनिट में होंगी। अच्छा, फिर अब इसमें हमने जैसे पर यूनिट मेथड से जब हम करते हैं ना तो हमने एक बेस MVA सेलेक्ट करना होता है और एक बेस KV सेलेक्ट करना होता है। दो चीज़ें सेलेक्ट करनी होती है एज ए बेस, MVA और KV। फिर हम कोई भी एक सर्किट से स्टार्ट करते हैं तो उस सर्किट में जो भी MVA या KV होगी उसको हम एज ए बेस लेंगे। फिर बाकी जो सर्किट्स के अंदर एलिमेंट्स लगें उनके हम MVA और KV को
जो बेस हमने सिलेक्ट किया है, चूज़ किया है, उस पर कन्वर्ट करेंगे सारी वैल्यूज़ को। तो इसमें जो हमने सिलेक्ट किया है, सेलेक्ट दी जनरेटर रेटिंग एज बेस इन दी जनरेटर सर्किट। ये जनरेटर सर्किट है ना लेफ्ट पे, इसकी जो वैल्यूज़ है, इसकी जो बेस MVA, इसकी जो MVA है या KV है, वो हमने एज ए बेस सिलेक्ट किया है। जैसे ये जनरेटर जो है 300 MVA का है, तो हमारा जो बेस जो है वो भी 300 MVA है, और इसका जो वोल्टेज है वो 20 kV, तो वो समझे वो बेस KV हमारा है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये सिलेक्शन ऑफ बेस, ये मैंने पढ़ाया था शुरू में कि हम किसी भी पोर्शन, जो पूरा नेटवर्क है उसका कोई भी एक पोर्शन हम ले लेते हैं एज ए बेस, उसकी जो वैल्यू जो है एज ए बेस सिलेक्ट करते हैं, और फिर ऑनवर्ड हम मूव करते हैं, और बाकी जो भी कंपोनेंट रास्ते में आएंगे उनकी हम जो वैल्यूज़ दी हुई हैं इम्पीडेंस की या रिएक्टेंस की, उसको हम न्यू बेस पे कन्वर्ट कर देंगे। चेंज ऑफ बेस का फार्मूला भी बताया था मैंने पर यूनिट इम्पीडेंस जब हम पढ़ रहे थे। अच्छा, इसमें जैसे ये है सेलेक्ट द जनरेटर रेटिंग एज बेस इन दी जनरेटर सर्किट। अच्छा, तो ये जनरेटर सर्किट की जो जनरेटर जो है वो 300 MVA का है और इसका वोल्टेज है 20 kV, तो यही हम बेस सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे मैंने बताया था ना कि ट्रांसफार्मर T2 जो है वो 3 फेज ट्रांसफार्मर नहीं है, वो 3 सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर मिलाकर उसको 3 फेज बनाया गया है। तो ये जो सिंगल फेज का जो हर ट्रांसफार्मर है सिंगल फेज का, उसकी इंडिविजुअल की रेटिंग है 100 MVA 100 kVA, और उसके जो एक मिनट, उसकी जो सॉरी 100 MVA है। The transformer T2 is composed of 3 single phase transformers, each rated to 127 by 13.2 kV और 100 MVA। तो ये यहाँ पर 100 MVA है, तो ये MVA कर लें इसको, यहाँ KV लिखा है। तो हर ट्रांसफार्मर 100 MVA का है, तो क्योंकि ट्रांसफार्मर का टोटल MVA रेटिंग हो जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 MVA। इसी तरह इसका जो हर ट्रांसफार्मर जो सिंगल फेज का है, इसकी फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज है 127 प्राइमरी साइड से, 127 kV प्राइमरी साइड से, और 13.2 kV सेकेंडरी साइड। तो इसको भी हम जब 3 फेज सिस्टम में कनेक्ट करेंगे तीनों सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को, अब या तो हम डेल्टा बनाएंगे या स्टार बनाएंगे, लेकिन यहाँ जो आप ट्रांसफार्मर देख रहे हैं ना, इसमें स्टार बना हुआ है, ये स्टार कनेक्शन शो किया हुआ है। तो इसको जो हम 127 तो फार्मूला लाइन वोल्टेज बराबर है √3 टाइम्स फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज। तो हर ट्रांसफार्मर का जो फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज है वह 127 kV, इसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लाइन टू लाइन वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा 220 बाई 1 13.2 kV। क्योंकि ये हैं तो सिंगल फेज के 3, लेकिन हमने इनको 3 फेज में कन्वर्ट करके 3 फेज सिस्टम में लगाना है, इसलिए हमने इसको 3 फेज में कन्वर्ट किया है। तो हर ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो MVA की है वो है 100 MVA, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल तीनों की MVA रेटिंग आ जाएगी 300 MVA। इस तरह जो हर ट्रांसफार्मर का जो फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज है, क्योंकि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, तो वो 127 kV है, उसको हम लाइन टू लाइन में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम उसको सिस्टम में कनेक्ट कर सकें। तो वो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी ये लाइन टू लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी 127 kV जो रेटिंग है वो बन जाएगी 220 बाई 13.2 kV। अब a base of 200 MVA 20 kV, एक मिनट होल्ड करें। ये 300 है, यहाँ पर इसको चेंज कर लें। बेस ऑफ, क्योंकि हमने जो जनरेटर सर्किट है उस जनरेटर की जो वैल्यूज़ हैं MVA की और KV की, वो हम एज ए बेस ले रहे हैं। तो जनरेटर क्योंकि 300 MVA का है, इसीलिए ये हमने बेस सेलेक्ट कर लिया है और 20 kV उसकी वोल्टेज रेटिंग है। तो ये दोनों हमने जो आप बेस सेलेक्ट करते हैं ना, वो MVA और KV लेते हैं, MVA बेस और KV बेस।
तो इसमें हमने जो बेस सेलेक्ट किया है वो जनरेटर सर्किट में a base of 300 MVA 20 kV in the generator circuit requires a 300, अब ये भी 300 है ये। तो ये जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो बेस MVA बेस जो है वो पूरे सर्किट पूरे नेटवर्क के लिए सेम होगी, वो चेंज नहीं होगी। तो जो भी इक्विपमेंट का आप चेंज ऑफ बेस करेंगे उसमें जो बेस MVA वो यही सेम रहेगी 300 MVA। तो यही इसमें बताया है कि रिक्वायर्स 300 MVA बेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। लेकिन वोल्टेज बेसिस जो है ना वो चेंज होते जाएंगे, और वो वोल्टेज बेसिस की चेंज होने की वजह ये है कि बीच में ट्रांसफार्मर जब आएगा ना तो ट्रांसफार्मर का फंक्शन यही है कि वो स्टेप अप कर रहा होगा या स्टेप डाउन कर रहा होगा। तो जनरेशन एंड पे जो ट्रांसफार्मर है वो तो वोल्टेज स्टेप अप करेगा, और जो ये लोड एंड पे है वो जो है स्टेप डाउन करेगा। तो इन ट्रांसमिशन लाइन, अब ट्रांसमिशन लाइन जो है वो 230 kV की है। सिंस T1 इज रेटेड 230/20 kV। और T1 जो है ना ट्रांसफार्मर नंबर 1, उसकी रेटिंग क्या है ट्रांसफार्मर नंबर 1 की, वो है ये 230/20 kV है, 20 kV। क्योंकि 20 kV जो है ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, क्योंकि जनरेटर एंड पे लगा हुआ है। तो इसकी जो प्राइमरी साइड है जनरेटर साइड है वो 20 kV है, और जो स्टेप अप कर रहा है ये 230 kV में। तो ट्रांसमिशन लाइन की जो वोल्टेज रेटिंग होगी ना, ऑपरेटिंग वोल्टेज रेटिंग, वो 230 kV हो जाएगी। सिंस T1 इज रेटेड 230/20 kV इन दी मोटर सर्किट। अब मोटर सर्किट में क्या है, ये तो सारा 230 है यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन। अब जो ट्रांसफार्मर T2 जो है वो क्या कर रहा है, वो ट्रांसफार्मर की जो अपनी रेटिंग जो है वो 220/113.2 है। जो मोटर्स की जो रेटिंग है ना वोल्टेज है वो है 13.2 kV। तो ये जब यहाँ पे अप्लाई, लेकिन यहाँ जो ट्रांसमिशन लाइन की जो वोल्टेज है वो है 230 kV, और जो ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वोल्टेज की वो है 220/113.2 kV। तो ये यूनिटरी मेथड से हम इसको कन्वर्ट कर देंगे कि 220 था, जब 220 है तो इसका जो है ये एक साइड प्राइमरी 220 है तो सेकेंडरी थी 13.2। अगर 1 होगी तो 13/2/220 होगी। लेकिन क्योंकि ये 230 वोल्टेज की केवी की ट्रांसमिशन लाइन है, तो अब मोटर सर्किट के वोल्टेज क्या आ जाएंगे, वो हो जाएंगे 13.8 kV। ये यूनिटरी मेथड से निकाला है सारा ही। ये 220 ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्योंकि 220/113.2 है ना, तो 220 को वो कन्वर्ट कर रहा है 13.2 में। लेकिन जो वोल्टेज उसको ट्रांसमिशन लाइन पर मिल रहा है वो है 230। तो 230 जब होंगे तो उसको या मोटर की साइड पे कितने वोल्टेज मिलेंगे, कितने केवी वोल्टेज मिले, तो वही यूनिटरी मेथड से इसको हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया है कि 230 की वोल्टेज जो है ट्रांसमिशन लाइन के, उस सूरत में मोटर साइड पे कितने केवी वोल्टेज मिलेंगे। दीज बेसिस आर शोन इन पैरेंथेसिस ऑन द लाइन डायग्राम ऑफ फिगर 1। अब ये जो पैरेंथेसिस ब्रैकेट में जो शो किए ना वैल्यूज़, ये सारी वो वैल्यूज़ हैं जो हम एज ए बेस लेंगे, वोल्टेज बेस लेंगे। यहाँ जनरेटर सर्किट में 220, फिर ये जो ट्रांसफार्मर है ये 220 को 230 में कर रहा है, तो यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन की जो वोल्टेज बेस हो जाएगी 230। फिर ये जो ट्रांसफार्मर है ये कन्वर्ट कर रहा है 220 से 13.2 में, लेकिन जो वोल्टेज है वो है एक्चुअल वोल्टेज जो आया ट्रांसमिशन है वो है 230। तो यहाँ पे वोल्टेज आ जाएंगे मोटर साइड पे 13.8 kV। तो इसीलिए यहाँ पे यही बताया है कि MVA बेस will be same for entire circuit, लेकिन voltage bases will be different in different parts of the system because of the voltages which either step up the voltage or step down the voltage. Normally at the generator end the transformers are step up, and at the load end the transformers are step down. The reactance of the transformers converted to proper bases are, अब ये ट्रांसफार्मर्स की जो रिएक्टेंस दी है ना 10%, दोनों की T1 की भी 10% है, T2 की भी 10% है। इसको हम कन्वर्ट करें, इसकी जो है जो वोल्टेज बेस है, ये ट्रांसफार्मर T1 जो है, T1 ट्रांसफार्मर है 350 MVA का, लेकिन हमने इसको 300 MVA बेस पे लाना है। तो जब इसकी जो वोल्टेज बेस
अब वोल्टेज सेम है, इसलिए ये चेंज ऑफ बेस का फार्मूला है, क्योंकि वोल्टेज सेम है। तो 20 kV और ट्रांसफार्मर T1 के जो प्राइमरी साइड के वोल्टेज हैं जनरेटर साइड के, वो भी 20 kV हैं। तो यहाँ पे फिगर लिखी नहीं है क्योंकि 20 कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिर्फ MVA रेटिंग लिखी है। तो इसको हमने जो ट्रांसफार्मर T1 है, इसकी जो रिएक्टेंस दी हुई है उसको हमने बेस वैल्यूज़ पे कन्वर्ट कर लिया है पर यूनिट में। तो जब इसको कन्वर्ट किया है तो ये आ गई 0.0857। इस तरह ट्रांसफार्मर नंबर 2 जो है, इसकी जो बेस वैल्यू है वो ट्रांसफार्मर भी 220 का है और इसकी जो बेस है वो भी 220 है। तो यहाँ पे क्योंकि सेम MVA बेस सेम है तो इसको हमने नहीं टच किया। ये देखें ना, ये हमने 300 MVA है ना, 3 ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज के 3 ट्रांसफार्मर है, हर एक की रेटिंग 100 MVA है, तो टोटल रेटिंग जो हो जाएगी वो होगी 300 MVA। तो हमारी बेस वैल्यू भी वही 300 है। तो यहाँ पे जिस तरह वोल्टेज सेम थे ट्रांसफार्मर 1 के केस में, वो लिखा नहीं है यहाँ पर। चेंज ऑफ बेस का फार्मूला वही है कि न्यू बेस ओल्ड बेस मल्टीप्लाई बाई 300 न्यू MVA बेस डिवाइड बाई ओल्ड MVA बेस मल्टीप्लाई बाई ओल्ड KV बेस डिवाइड बाई न्यू KV बेस। क्योंकि बेस सेम है 300 तो ये लिखी नहीं है, सिर्फ वोल्टेज डिफरेंट है तो वोल्टेज लिख दिए यहाँ। तो इस ट्रांसफार्मर 2 की जो इम्पीडेंस 10% जो उसके अपने बेस वैल्यूज़ पर थी MVA और KV पर, वो हमने पूरे नेटवर्क सिस्टम के लिए जो सिलेक्ट किया है 300 MVA बेस 20 KV, उस पर कन्वर्ट करके ये नई पर यूनिट वैल्यू आ गई 0.0915 पर यूनिट। अब इसी तरह द बेस इम्पीडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज, अब ट्रांसमिशन लाइन की जो एक्चुअल वैल्यू दी हुई है ना वो है 0.5 ओम पर किलोमीटर। तो उसको हमने बेस वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम बेस इम्पीडेंस पता करेंगे। ये फार्मूला मैं लिखा चुका हूँ पहले, जब पर यूनिट वैल्यू पढ़ी थी हमने। तो बेस इम्पीडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज 230, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन की जो वोल्टेज है वो है 230 kV। ये ऊपर ये पैरेंथेसिस में लिखे हुए हैं ब्रैकेट में, 230 स्क्वायर डिवाइड बाई 300 बेस MVA 176.3 ओम, ये आ गई बेस इम्पीडेंस। अब जो ट्रांसमिशन लाइन की अपनी इम्पीडेंस है उसको हमने एक्चुअल इम्पीडेंस को बेस इम्पीडेंस में कन्वर्ट करना है पर यूनिट वैल्यूज। तो द रिएक्टेंस ऑफ द लाइन विल बी, ये 0.5 ओम पर किलोमीटर है, तो लाइन की लेंथ जो है वो है 64 किलोमीटर। तो टोटल लाइन की लेंथ, टोटल इम्पीडेंस, टोटल रिएक्टेंस आ जाएगी 0.5 इंटू 64। अब डिवाइड कर दिया इसको बेस इम्पीडेंस से, तो ये ट्रांसमिशन लाइन की जो बेस वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस इन पर यूनिट वो आ गई 0.1815 पर यूनिट। इस तरह जो मोटर्स की रिएक्टेंस है, मोटर M1 की और मोटर M2 की, ये 20%, उसको भी हमने जो बेस वैल्यू है MVA की और KV की उस पर कन्वर्ट करना है। अब ये देखें चेंज ऑफ बेस का फार्मूला यहाँ आपको नज़र आ रहा है, इसमें दोनों MVA भी दी हुई है केस और KV का भी दिया हुआ है। तो ये जो 20%, ये 300 बेस है न्यू बेस और 200 ओल्ड बेस है मोटर 1 की, और 13.2 जो है वो न्यू KV ओल्ड KV, और नीचे 13.8 जो है वो न्यू KV बेस जो हम पीछे निकाल चुके हैं होल स्क्वायर। तो इस तरह हमने जो मोटर 1 है उसकी जो रिएक्टेंस थी उसको हमने बेस वैल्यूज़ पे कन्वर्ट कर लिया है। तो जो पर यूनिट वैल्यू नहीं आई है वो है 0.2745 पर यूनिट। इस तरह जो मोटर M2 है उसकी जो रिएक्टेंस तो सेम है लेकिन उसके MVA डिफरेंट है, तो उसको भी हमने ये कन्वर्ट कर लिया है MVA बेस पर। होल्ड करें एक मिनट। मोटर 100 MVA की है और बेस वैल्यू है 300 MVA, तो इसको भी हमने जो बेस वैल्यूज़ हैं मोटर की, मोटर 2 की, उसकी जो इम्पीडेंस रिएक्टेंस थी उसको 20%, उसको हमने बेस वैल्यू पे पर यूनिट में कन्वर्ट कर दिया है 0.5490। अब हमने बनाया रिएक्टेंस डायग्राम, लेकिन जो रिएक्टेंस डायग्राम है
वो ये जो वैल्यूज दी हुई ना इस पे, ये के और एल के दरमियान एक ट्रांसफार्मर है T1, एल और एम के दरमियान जो है वो ट्रांसमिशन लाइन है, एम और एन के दरमियान ट्रांसफार्मर T2 है। तो जब ये बनाएंगे ना रिएक्टेंस डायग्राम, ये ऊपर जो नज़र आ रहा है, इसमें भी वही, जैसे ये के और एल के दरमियान ये ट्रांसफार्मर है, तो जो हमने यहाँ पर यूनिट वैल्यूज निकाली थी वो सारी यहाँ इसके ऊपर लिख देनी है। तो ये रिएक्टेंस डायग्राम कहलाता है। फिगर नंबर 2 जो है वो रिएक्टेंस डायग्राम, आपने जो पहला जो पोर्शन था सवाल का वो यही था कि आपने ये रिएक्टेंस डायग्राम, ड्रॉ द रिएक्टेंस डायग्राम विद ऑल रिएक्टेंसेस मार्क्ड इन पर यूनिट। तो ये रिएक्टेंस फाइनल रिएक्टेंस डायग्राम यहाँ पे ये बन गया है। सर ये जी सर ये फाइल VLE पे अपलोड नहीं हुई भी। ये मैं करूँगा, आज करूँगा। जी सर कर दिएगा। ठीक है ना। तो ये रिएक्टेंस डायग्राम, तो एक पोर्शन जो है ना वो तो जो न्यूमेरिकल था, जब भी एग्जाम में सवाल आए ना तो सवाल को पहले गौर से पढ़ें, समझे। जैसे ही पेपर आपको मिलता है, सवाल अगर 3 सवाल हैं 4 सवाल हैं, पहले अच्छी तरह न्यूमेरिकल्स को पढ़ लें। तो वो सवाल जो आपको 100% या 90% पता है कि मैं कर लूँगा, पहले वो अटैम्प्ट करें, फिर उसमें कैटेगराइज कर लें। फिर जो पर्सन समझते हैं आप थोड़ा इसमें अभी प्रॉब्लम आएगी, मैं इसको इसके 65% चांसेस हैं, तो उसको सेकेंड अटैम्प्ट पे रखें, और लास्ट में वो रखें जिसमें आप समझते हैं कि इसमें टाइम भी लगेगा और ये मैं इसको पता भी मुझे इसका कम है, आखिर में उसको रखें। पेपर मस्ट है, पहले पढ़ें, जो उसकी प्रॉब्लम है, गलतियाँ हैं, उसको पहले ही रिमूव कर लें। अच्छा, फिर ये अब सेकंड पोर्शन जो है ना इसका प्रॉब्लम का, वो है सेकंड पोर्शन क्या है। सेकंड पोर्शन में ये हमने पता करना है, इफ़ द मोटर्स M1 M2 हैव इनपुट्स ऑफ, फर्स्ट करें ये मोटर M1 है, उसका इनपुट है 120 मेगावाट, और जो मोटर M2 है उसका इनपुट है 60 मेगावाट, और दोनों के जो वोल्टेज हैं वो है 13.2 kV, एंड बोथ ऑपरेट एट यूनिटी पावर फैक्टर। क्योंकि ये सिंक्रोनस मोटर्स है ना, तो सिंक्रोनस मोटर्स का पावर फैक्टर जो है वो ऑलमोस्ट 1 होता है, यूनिटी होता है सिंक्रोनस मोटर्स का। तो जहाँ जिस इंडस्ट्री में सिंक्रोनस मोटर्स होती हैं वहाँ पे वो पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट प्लांट लगाने की ज़रूरत नहीं होती, वो मोटर खुद ही उसको कंपनसेट कर रही होती है लो पावर फैक्टर को। तो ये सिंक्रोनस मोटर्स है दोनों इसलिए ये पावर फैक्टर जो है यूनिटी है। क्या करना है, फाइंड द वोल्टेज एट द टर्मिनल्स ऑफ द जनरेटर। अब जनरेटर के टर्मिनल पर लिख दो अपने वोल्टेज पता करने, और ये लाइन जो है इसकी एल और एम के दरमियान जो ट्रांसमिशन लाइन है इसकी वोल्टेज रेगुलेशन पता करनी है। ये सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व करना है। अब एक मोटर है 120 मेगावाट, दूसरी मोटर है 60 मेगावाट, तो टोटल जो ये पावर ले रही हैं वो दोनों का सम होगा, वो होगा 180 मेगावाट। अब इसको हमने पर यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो जो हम पहले सवाल में हम सेलेक्ट कर चुके हैं, ये जो बेस MVA है वो है 300 और बेस KV जो है वो 20 KV, तो वही सारी बेस वैल्यूज़ इसमें हम अप्लाई करेंगे। तो 120 जो एक्चुअल वैल्यू है, पावर इनपुट या इनटेक जो है वो पर यूनिट में वो उसकी वैल्यू आएगी 0.6 पर यूनिट। तो ये इसमें बताने का ये मतलब है कि पर यूनिट में जब आप कन्वर्ट करके वैल्यू सॉल्यूशन करते हैं तो सॉल्यूशन आसान हो जाता है। अगर आप पूरी की पूरी वैल्यू लेके करते हैं ना 120 मेगावाट 300 मेगावाट, तो ये सोल्यूशन भी काफ़ी कम्बरसम और मुश्किल और लेंथी हो जाएगा। लेकिन जब आप पर यूनिट में करेंगे तो जो भी वैल्यूज आएंगी वो 1 या लेस देन 1 होंगी, उसको आप आराम से बगैर कैलकुलेटर के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका जो पावर का फार्मूला क्या है, V इंटू आई। देयरफॉर विद V एंड I एट द मोटर्स इन पर यूनिट, अब ये जो इस पर जो वोल्टेज या करंट जो उसकी वैल्यूज भी हम जो इस पर अप्लाई हो रहे हैं मोटर्स पे वो पर यूनिट में हम लेंगे। तो पावर का फार्मूला है V इंटू आई, V भी पर यूनिट में, करंट भी पर यूनिट में, तो ये पावर हमने ऊपर पर यूनिट में लगाना था 0.6 पर यूनिट, तो ये बराबर होगा V इंटू आई 0.6 पर यूनिट विद फेज ए वोल्टेज एट द मोटर टर्मिनल एज रेफरेंस। अब इसमें जो भी हम अल्टरनेटिंग करंट के हवाले से हम एनालिसिस करते हैं तो या वेक्टर डायग्राम बनाते हैं तो हमें एक
कोई भी फेज़ हम एज ए रेफरेंस ले लेते हैं, क्योंकि ये सिस्टम जो है बैलेंस सिस्टम है, और बैलेंस सिस्टम में अगर आप किसी भी एक फेज़ पर को लेकर आप सोल्यूशन करेंगे तो वो इक्वली तीनों फेज़ के लिए बराबर इक्वल अप्लाई होगा। अब इसमें विद फेज़ ए वोल्टेज एट द मोटर टर्मिनल एज रेफरेंस, तो ये मोटर टर्मिनल पे जो वोल्टेज है फेज़ ए का वो हमने एज ए रेफरेंस लिया है। तो वी क्या हो जाएगा, इसको पर यूनिट में हमने कन्वर्ट किया है, 13.2 डिवाइड बाई 13.8, ये पिछले सवाल से लिंक चला आ रहा है ये, तो इसकी पर यूनिट वैल्यू आएगी 0.9565 और एंगल है 0 यूनिट, क्योंकि इसको हमने रेफरेंस ले लिया है। तो बाकी जो और वैल्यूज या दूसरे फेज़ की जो वैल्यू बनेंगी वो इसी के रेफरेंस से आएंगी, सारी एंगल उसी के हिसाब से आएगा, ये फेज़ ए के हिसाब से। इस तरह जो करंट है, अब ये वी आई बराबर है 0.6 पर यूनिट के, तो वी की तो आपने पर यूनिट निकाल दी यहाँ पर 0.9565। अब इस जैसे ओम्स लॉ लग रहा है, अब वी इज इक्वल टू आई आर, तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन ये इम्पिडेंस, तो ये 0.6, तो ये वी की वैल्यू है, ये वी आई बराबर है 0.6 के, और वी की वैल्यू आपने यहाँ निकाली है 0.9565। तो जब करंट की वैल्यू आप निकालेंगे, ये 0.6 ये जो इनपुट है वी आई इसको डिवाइड करेंगे वोल्टेज से, तो वोल्टेज कैंसिल होकर आपके पास करंट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो मोटर टर्मिनल्स हैं, यहाँ पर वोल्टेज है पर यूनिट में 0.9565, और जो करंट है वो पर यूनिट में वो है 0.6273। ये सब आप पर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं सारी वैल्यूज़ को, हम एक्चुअल वैल्यू नहीं ले रहे हैं। फिर ये सर ये 0 डिग्री कैसे आया है? डिफरेंस है ना, जो भी रेफरेंस आप लेंगे ना, जो एक्स एक्सिस पे आप लेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, वो वहाँ पे एंगल 0 ही होगा, और इसके रेफरेंस से जो दूसरे फेस के वेक्टर आप ड्रा करेंगे, तो इसके रेफरेंस से ही फिर एंगल आप लेंगे। रेफरेंस एक ज़रूरी होता है लेना, जहाँ से आप स्टार्ट लेंगे। अगर रेफरेंस नहीं लेंगे तो उससे फिर आप एंगल ड्रा भी नहीं कर सकेंगे बाकी के, तो एक रेफरेंस लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने ए फेज का जो वोल्टेज है उसको हमने रेफरेंस ले लिया है। जो रेफरेंस जो होगा वो एक्स एक्सिस के साथ हॉरिजॉन्टल उसमें होगा, तो उसका एंगल जो है वो 0 ही होगा। बाकी जितने भी वेक्टर और हम ड्रा करेंगे दूसरे फेज के, वो इसी के रेफरेंस से सारे ड्रा होंगे। फिर ये फेज ए पर यूनिट वोल्टेजेस एट अदर फेज ए, एक मिनट होल्ड करें, एट अदर पॉइंट्स अब ये जो ये फिगर 2 जो है, अभी जो हमने वोल्टेज निकाला है ना, वो यहाँ पे था मोटर के टर्मिनल्स पे। अब हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमने वोल्टेज निकालना है जनरेटर के टर्मिनल पे, तो हम इस तरह ये आगे वोल्टेज कैलकुलेट करते जाएंगे, एन पर, एम पर, एल पर, के पर, ये पॉइंट जो बीच में आ रहे हैं। तो ये वही है कि फेज ए पर यूनिट वोल्टेजेस एट अदर पॉइंट्स ऑफ फिगर 2 आर। अब एट पॉइंट एम पर वोल्टेज क्या होगा, एट पॉइंट एम पर वोल्टेज होगा V इज इक्वल टू, यहाँ पर तो आपने निकाल दिया था ना पीछे 9.9565, तो ये वही है। जैसे अब वो हमने अभी जो आगे एक्सरसाइज हम करेंगे उसमें पर यूनिट मेथड नहीं होगा, उसमें एक्चुअल वैल्यूज़ हमने ली होंगी, तो ये कंपेयर आप करें तो उससे अंदाज़ा होगा कि पर यूनिट वैल्यू में, और उसमें अब ये सारी वैल्यू पहले आ चुकी हैं। पिछला जो पोर्शन था ना ये जैसे ये तो हो गया वोल्टेज यहाँ पर टर्मिनल। अब इसमें आप इसका वोल्टेज ड्रॉप ऐड करेंगे। जब इसका वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे जो टर्मिनल पे जो मोटर के आपने वोल्टेज लिए थे उसमें ये वोल्टेज ड्रॉप ऐड करेंगे इस इम्पिडेंस में, तो एम पर वोल्टेज आ जाएंगे। तो ये वही दिस इज द वोल्टेज एट द मोटर टर्मिनल 0.9565, दिस इज द वोल्टेज ड्रॉप is this in this reactance between M and N। 0.6273 जो है वो करंट है इन पर यूनिट I इंटू Z, ये दोनों सारी पर यूनिट वैल्यूज हैं। ये वोल्टेज एट द टर्मिनल ऑफ द मोटर्स है, और ये जो वोल्टेज ड्रॉप इन दिस इम्पिडेंस बिटवीन M and N। तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो हम पीछे निकाल चुके हैं, करंट की वैल्यू, उससे आप इम्पिडेंस को मल्टीप्लाई करेंगे
ये आपको अजीब इसलिए लग रहा होगा ना कि सब पर यूनिट में वैल्यूज़ हैं, एक्चुअल उसमें वैल्यू नहीं है, एम्पियर में या वोल्टेज में, उसमें नहीं है, ये पर यूनिट वैल्यूज़ है। हमने बेस से कन्वर्ट करके सबको पर यूनिट में कर लिया है। तो फिर ये इसका जो है इसका फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो ये आएगा 0.9565 प्लस, जब इसको सॉल्व करेंगे, प्लस जे 0.0574। अब ये जो है ना, ये वैल्यू जो आ रही है ये है इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, ठीक है ना। जैसे आर प्लस जे एक्स ये होती है, एक जो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है उसको 4 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो फॉर्म है जिसमें आर प्लस जे एक्स वाली फॉर्म है, ये है रेक्टेंगुलर फॉर्म, रियल कंपोनेंट और इमेजिनरी कंपोनेंट। लेकिन ये दूसरी फॉर्म जो है ये है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म इसमें आपको मैग्नीट्यूड आएगा जो भी वोल्टेज का, और साथ में उसका एंगल भी आएगा, कितने एंगल पर है, लेकिन ये सब पर यूनिट में है। तो मैग्नीट्यूड तो आप इस तरह निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, दिस स्क्वायर प्लस दिस वैल्यू स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा इसका। और ये जो ये इमेजिनरी वैल्यूज़ डिवाइड बाई ये रियल वैल्यूज़, उसको डिवाइड करके आप ये एंगल निकाल देंगे। ये आप पहले सब सारा कुछ पहले कर चुके हैं BEE में भी और इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एनालिसिस में भी। तो ये आपने पॉइंट M पर आपने वोल्टेज निकाल लिया। अब हम ये पॉइंट L जो है इस पर हम वोल्टेज निकालेंगे एट L। इसमें क्या होगा, दिस वोल्ट या एम्प का वोल्टेज जो आपने निकाला है प्लस वोल्टेज ड्रॉप इन रिएक्टेंस बिटवीन L एंड M, ऐड करते जाएंगे पिछला जो है वोल्टेज आपने निकाला है। तो पिछला जो हमने वोल्टेज निकाला था वो ये था पॉइंट, ये अच्छा अब ये देखें, ये हमने ये जो मोटर टर्मिनल है 9.9565 ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज है एट द मोटर टर्मिनल। अब दिस वोल्टेज ड्रॉप रिएक्टेंस जो है M और N के दरमियान वोल्टेज जो रिएक्टेंस है उसका वोल्टेज ड्रॉप, प्लस L और M के दरमियान जो रिएक्टेंस है उसका वोल्टेज ड्रॉप, इन दोनों वोल्टेज ड्रॉप को ऐड करके ये जो मोटर टर्मिनल पे वोल्टेज है उसको भी ऐड कर देंगे। तो ये हमें ये पॉइंट टर्मिनल L पर वोल्टेज आ जाएगा। ये जैसे 0.6273 तो करंट है और ये इम्पीडेंस है, इन दोनों को ऐड कर लिया, दोनों इम्पीडेंसेस को, दिस वन एंड दिस वन, ये रिएक्टेंसेस को ऐड कर लिया, ये 0.1815 और 0.0915। तो ये हमें यहाँ पॉइंट L पर वोल्टेज ड्रॉप मिल जाएगा। ये वही ओम्स लॉ सारा चल रहा है, V = IR और I = V/R, सारा वही है ये। फिर हम पॉइंट K पर जब पता करेंगे तो करंट तो ये सीरीज में है ना, सारे तीनों की तीनों करंट तो सेम फ्लो हो रहा है, तो लेकिन वोल्टेज डिफरेंट होगा हर मुख्तलिफ जो पॉइंट है K, L, M पर। तो अब पॉइंट K पर वोल्टेज क्या होगा, दिस वोल्टेज एट द मोटर टर्मिनल प्लस वोल्टेज ड्रॉप इन रिएक्टेंस बिटवीन M and N, वोल्टेज ड्रॉप इन रिएक्टेंस बिटवीन L and M, वोल्टेज ड्रॉप इन रिएक्टेंस बिटवीन K and L। तो इन तीनों रिएक्टेंसेस को ऐड करके मल्टीप्लाई कर दिया जो करंट तीनों में से सेम फ्लो हो रहा है उससे, तो ये इसका वोल्टेज ड्रॉप, जब आप इसके मोटर के टर्मिनल पर वोल्टेज ड्रॉप आप ऐड करेंगे तो वो ये वोल्टेज ड्रॉप आपके पास जनरेटर टर्मिनल पे आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था इसका पहला पार्ट, ये वो निकालें वोल्टेज ड्रॉप एट दी जनरेटर टर्मिनल। ये सवाल मैं आपको दिखाता हूँ, ये नंबर सवाल में था कि एक चीज़ आपने निकालनी है, फाइंड दी वोल्टेज एट दी टर्मिनल्स ऑफ दी जनरेटर। तो एक तो आपने ये टर्मिनल्स के जनरेटर के टर्मिनल पर ये के यहाँ पर आपने निकाल दिया वोल्टेज ड्रॉप। दूसरा पॉइंट जो दूसरी चीज़ तो आपने निकालनी थी वो थी वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द लाइन। ये जो लाइन है ना बिटवीन L एंड M, इसकी वोल्टेज रेगुलेशन निकालनी है। तो ये परसेंटेज रेगुलेशन का फार्मूला ये है ना, VS माइनस सेंडिंग एंड वोल्टेज माइनस रिसीविंग एंड वोल्टेज डिवाइड बाय रिसीविंग एंड वोल्टेज। उससे ये यहाँ M टर्मिनल पे जो वोल्टेज है, L टर्मिनल पे जो वोल्टेज है,
ऊपर डिवाइडेड बाय रिसीविंग एंड वोल्टेज कर देंगे तो उससे मल्टीप्लाई बाय 100, तो इससे आपके पास आ जाएगी वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द लाइन ऑफ दिस लाइन LM इज इक्वल टू 2.55% एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज एट द। अब ये तो आपने पर यूनिट वैल्यू में निकाली है ना, जो आपने जनरेटर के टर्मिनल के पर, ये के पर जो आपने वैल्यू निकाली है वोल्टेज की, वो थी पर यूनिट में। अब इसको आपने केवी में कैसे कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे जो आपने बेस लिया था ना वो था 20 kV, आप उसको सिंपली 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपके पास एक्चुअल वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी 19.652। तो ये एडवांटेज है पर यूनिट मेथड का कि कैलकुलेशन आसान है और आप पूरे नेटवर्क के लिए बेस MVA बेस KV सेलेक्ट करें इन ए सर्टेन पोर्शन ऑफ द नेटवर्क, फिर ऑनवर्ड मूव करें, बेस MVA सारी सेम रहेगी थ्रू आउट द नेटवर्क और KV बेस चेंज होती जाएगी ड्यू टू दी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ दी वोल्टेज ऑफ द ट्रांसफॉर्मर्स। तो जो भी इक्विपमेंट हैं उनको आप नई बेस जो आप या वोल्टेज बेस या MVA बेस उसमें कन्वर्ट कर लें, फिर जब एंड ऑफ द प्रॉब्लम आप पहुँचें तो उसको आप बेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसकी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। अगर आप एक्चुअल वैल्यू लेके करते ना तो ये बहुत मुश्किल लगता प्रॉब्लम, लेकिन पर यूनिट में ये बहुत आसान लगता है। इसको आप आराम से उसके ज़बानी भी कैलकुलेट कर सकते हैं और उससे कैलकुलेटर से भी आराम से कर सकते हैं। लेकिन ये आप खुद आप देख रहे हैं कि इससे जो भी पर यूनिट वैल्यूज आती हैं वो लेस देन 1 या अराउंड 1 होती हैं, तो इसलिए इसका कैलकुलेशंस की आसान हो जाती है, इसीलिए पर यूनिट मेथड को प्रेफर किया जाता है। सर जी सर, ये मैग्नीट्यूड जनरेटर टर्मिनल्स पे कैसे निकला ये दोबारा बता दीजिए। ये अच्छा ये जो आखिरी वाला जो पूछ रहे हैं आप। जी सर, जी सर। देखिए मैं ये तो आपने जनरेटर टर्मिनल जो है ना के, यहाँ भी देख लें इस डायग्राम में, वन लाइन में भी देख लें, ये रिएक्टर्स में भी देख लें, यहाँ पे जो वैल्यू अभी आई थी, अभी हम सारी कैलकुलेशन जो है ना पर यूनिट में कर रहे हैं, एक्चुअल वैल्यू में नहीं कर रहे हैं, एम्पियर में, ओम्स में या MVA में या KV में, हम सारी पर यूनिट में कर रहे हैं सारी कैलकुलेशन। तो यहाँ पर जो वोल्टेज पर यूनिट वैल्यू आई थी वो थी 0.9826 पर यूनिट। तो ये जो है इस जनरेटर के सर्किट में बेस KVA क्या था 20, तो जब बेस से आप देखें ना पर यूनिट वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू डिवाइड बाय बेस वैल्यू, यही है ना, जो अभी हमने इम्पीडेंस ट्रांसमिशन लाइन की जो वैल्यू थी उसको हमने कन्वर्ट किया था, यही है बेस वैल्यू इन पर यूनिट इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू डिवाइड बाय बेस वैल्यू। जब किसी भी इक्विपमेंट की या ट्रांसमिशन लाइन की आप उसकी एक्चुअल वैल्यू को जो बेस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो वो उसकी पर यूनिट वैल्यू बन जाएगी। तो ये वही है, बेस एक्चुअल वैल्यू डिवाइड बाय बेस वैल्यू सॉरी पर यूनिट वैल्यू इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू डिवाइड बाय बेस वैल्यू। तो अब आपने एक्चुअल वैल्यू निकालनी है तो आप पर यूनिट वैल्यू को बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि बेस आपने सेलेक्ट किया है जनरेटर सर्किट में 20 kV बेस, तो ये वापस जो है पर यूनिट से आपने स्टार्ट लेते हैं और एंड में आके उसको फिर एक्चुअल में कन्वर्ट कर देते हैं। पूरा सोल्यूशन आप पर यूनिट में करेंगे क्योंकि सोल्यूशन आसान हो जाता है। फिर जब एक्चुअल वैल्यू में आप कन्वर्ट करेंगे, बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे पर यूनिट से, तो एक्चुअल में आ जाएगी। एक्चुअल को बेस से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट में हो जाएगा, लेकिन जब आप उसी को पर यूनिट को बेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एक्चुअल में आ जाएगी। तो ये इसी तरह इससे पर यूनिट मेथड से जो है सॉल्यूशन करते हैं। तो अगर और किसी को समझ नहीं आया तो क्लियर कर लें, अभी आसान नहीं है, इसको करेंगे ना आराम से, सिंपल है, उससे पर यूनिट से सॉल्यूशन आसान हो जाता है। पहले आप बेस में कन्वर्ट करेंगे, पर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे एक्चुअल वैल्यू को बेस से डिवाइड करके, फिर जब एंड में जब आके उसकी एक्चुअल वैल्यू आप जो सॉल्यूशन आया एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे तो उसको बेस से मल्टीप्लाई कर देंगे पर यूनिट वैल्यू को, तो वो बेस उसकी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे यही किया है, यहाँ पे जो टर्मिनल था वोल्टेज टर्मिनल, वहाँ पे जो पर यूनिट में वैल्यू आई थी उसको हमने उससे बेस से मल्टीप्लाई करके एक्चुअल वैल्यू में निकाल दिया है। ये जो टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल पे जो वोल्टेज होंगे ना, वो वैसे तो जनरेटर जो है जनरेट कर रहा है 20 kV पर, लेकिन जो इसकी जो टर्मिनल के पर जो वोल्टेज आया है वो है 19.652 kV। बाकी जो है वो ड्रॉप हो गया अंदर इसकी वाइंडिंग में, इसकी अपनी रिएक्टेंस में। ये यहाँ पर ये जो रिएक्टेंस है ना जनरेटर की, इंटरनल रिएक्टेंस कहलाती है जनरेटर की। हर जो भी इक्विपमेंट है, चाहे जनरेटर हो
चाहे ट्रांसफार्मर हो चाहे मोटर हो, उसकी अपनी एक बिल्ट इन इंटरनल रिएक्टेंस भी होती है। तो ये उसकी ड्रॉप की वजह से यहाँ पर वोल्टेज कम मिल रहा है टर्मिनल के पर। फिर ये दूसरी एग्जांपल है। अब इसमें जो सॉल्यूशन है ना वो पर यूनिट में नहीं किया है, ये सारी एक्चुअल वैल्यूज पे बेस कर रहा है, उस पर किया है। अब ये एक वो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का प्रॉब्लम है, सिंगल फेज। A single phase overhead transmission line delivers 1100 kilowatt at 33 kV at 0.8 power factor lagging। ये सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन है ओवरहेड जो 1100 किलोवाट लोड सप्लाई कर रही है 33 kV पर, और जिसका पावर फैक्टर है 0.8 लैगिंग। दी टोटल रेजिस्टेंस आर एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल ऑफ द लाइन आर 10 ओम और 15 ओम रेस्पेक्टिवली। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन जो है ना उसमें कैपेसिटेंस नहीं कंसीडर करते हैं, क्योंकि छोटी लाइन होती है ना उसमें कैपेसिटेंस का इफेक्ट नहीं आता, तो इसलिए उसको इग्नोर कर देते हैं। सिर्फ आपको सीरीज इम्पिडेंस मिलेगी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में। अब हमने पता क्या करना है, एक तो हमने सेंडिंग एंड वोल्टेज पता करना है। दो वोल्टेज होंगे, एक सेंडिंग एंड जहाँ से आप पावर सेंड कर रहे हैं, और एक होगा रिसीविंग एंड जो जहाँ पे पावर रिसीव हो रहा है, और जहाँ रिसीव हो रहा है वो कहलाएगा लोड, लोड पर रिसीव होगा। बीच में इम्पिडेंस होगी, सीरीज इम्पिडेंस, रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो एक तो हमने पता करना है सेंडिंग एंड वोल्टेज, दूसरा पता करना है सेंडिंग एंड पावर फैक्टर, तीसरा है ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। जो सेंडिंग एंड साइड है ना जहाँ वीएस वोल्टेज पता करना है, और इस जो वीएस वोल्टेज है उसका पावर फैक्टर क्या है, किस पावर फैक्टर पे वो सेंड कर रहा है पावर। रिसीविंग एंड का तो हमें पता है 0.8 लैगिंग, अब सेंडिंग एंड का निकाल रहे हैं। अच्छा, लोड पावर फैक्टर क्या है, कॉस फाई आर, ये है 0.8 लैगिंग, ये ऊपर दिया हुआ है सवाल में। टोटल लाइन इम्पिडेंस क्या है, आर जो है वो 10 ओम है, एक्सएल है वो 15 ओम, तो टोटल लाइन इम्पिडेंस जेड बराबर है आर प्लस जे एक्सएल 10 प्लस जे 15 ओम। ये जेड के ऊपर एक तीर का निशान है ना, ये पता, इसका मतलब है फेजर क्वांटिटी है, ये फेजर क्वांटिटी है। इसमें ये वेक्टर डायग्राम से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, रिसीविंग एंड वोल्टेज क्या है, वी आर, रिसीविंग एंड वोल्टेज है ये 33 kV, इसको वोल्ट में कर लिया 33,000 वोल्ट। अच्छा, लाइन करंट हमने निकालना है, ये लाइन करंट जो फ्लो हो रहा है, लाइन करंट का क्या फार्मूला है, ये वी आर आई आर कॉस फाई आर इंटू किलोवाट। तो ये किलोवाट को हमने वाट में कन्वर्ट कर लिया है, और नीचे वोल्टेज से और पावर फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो ये करंट की वैल्यू आ जाएगी, जो करंट फ्लो हो रहा है लोड तक, 41.67 एम्पियर। ये सारे वही पिछले फार्मूले जो आप पढ़ चुके हैं ना, पावर के, ओम्स लॉ वगैरह, वो सब ये अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पर। अगर कॉस फाई आर की वैल्यू जो है, कॉस फाई आर जो लोड का पावर फैक्टर है, रिसीविंग एंड साइड पे जो पावर फैक्टर वो है कॉस फाई आर 0.8, इसको हमने साइन में कन्वर्ट करना है, तो फाई आर बराबर है कॉस इनवर्स, इसको साइन में कन्वर्ट कर लें ये कॉस 0.8 को, तो उससे जो भी एंगल आएगा उसको आप उसका साइन लेंगे, तो ये साइन फाई आर की रिसीविंग एंड पे जो पावर फैक्टर है उसकी साइन की वैल्यू आ जाएगी। ये कॉस की वैल्यू 0.8 है, साइन आर की वैल्यू, साइन फाई आर की वैल्यू है 0.6। सर साइन में कैसे कन्वर्ट होगा, हैं सर साइन में कैसे कन्वर्ट होगा ये बता दें। करो ना कन्वर्ट, सर कौन से फॉर्मूले से, एंगल निकाले, फाई आर इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.8, उससे फाई आर एंगल आ जाएगा, वो यस सर, यस उस साइन, उस एंगल का साइन लोगे तो वैल्यू आ जाएगी वो साइन फाई आर की। यस सर। द इक्विवेलेंट सर्किट अब ये कहलाता है, जैसे मैंने बताया ना, एक तो होता है सिंगल लाइन डायग्राम, जिसमें हम सिर्फ जो भी इक्विपमेंट है उसको उसमें उसके सिंबल से शो करते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट डायग्राम, उस डायग्राम में हम उसका जो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो भी कैलकुलेशन सॉल्यूशन वगैरह होते हैं ना, वो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट से ही होते हैं। जो भी एनालिसिस वगैरह है तो वो सब इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट, उसमें सारी इम्पिडेंस, उसकी वैल्यू, लोड, पावर फैक्टर, वोल्टेज सब शो किए होते हैं। तो ये फिगर 1 जो है ये है
इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट डायग्राम, और ये जो है नीचे दिया ये है फेजर डायग्राम। दी टेकिंग रिसीविंग एंड वोल्टेज, अब जैसे मैंने बताया था ना कि एक आपने बगैर जब तक आप कोई रेफरेंस वैल्यू नहीं लेंगे उस वक्त तो आप वेक्टर डायग्राम बना नहीं सकेंगे। तो यहाँ पर जो रिसीविंग एंड वोल्टेज है उसका पावर फैक्टर भी दिया हुआ है, उसकी वैल्यू भी दी हुई है, तो उसको हम लेंगे एज ए रेफरेंस फेजर। उसका जो वेक्टर है वी आर का वो रेफरेंस के तौर पे हम लेंगे और वो हॉरिजॉन्टल उसमें आप ड्रा करेंगे एट एक्स एक्सिस। तो बाकी जितने भी वेक्टर हैं वो फिर उसी के रेफरेंस से उनके एंगल बनेंगे रेफरेंस के। तो इसका एंगल जो है ना वी आर का वो 0 हो जाएगा। तो टेकिंग रिसीविंग एंड वोल्टेज वी आर एज ए रेफरेंस फेजर, तो ये वी आर जो है फेजर वैल्यू है, ये बराबर होगी वी आर प्लस जे नॉट। ठीक है, इसमें वो वो नहीं है, क्या नाम है, इमेजिनरी वोल्टेज नहीं है, रियल वोल्टेज है वी आर। अब आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू, आई फेजर जो है उसकी वैल्यू होगी आई कॉस फाई आर माइनस जे साइन फाई आर। ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक शक्ल फॉर्म में, एक तो रेक्टेंगुलर फॉर्म है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने की, एक है ट्रायंगुलर फॉर्म। तो ये ट्रायंगुलर फॉर्म में है, ये रेक्टेंगुलर में नहीं है, और एक है पोलर फॉर्म। अब ये आई की वैल्यू जो है, आई का मैग्नीट्यूड जो है वो हम पिछले निकाला था 41.67, और कॉस फाई आर कॉस फाई आर जो है 0.8 है, जे साइन फाई आर है 0.6 है। तो आई की जो फेजर की वैल्यू है वो आ जाएगी 33.33 माइनस जे 25। इन सवालों की प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे ना, इम्तिहान में हमेशा गलती होगी। इसकी प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये सारी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़ हैं तो इसमें गलती के चांसेस हैं। अब ये सेंडिंग एंड वोल्टेज हमने पता करना है, यहाँ पे जो रिसीविंग एंड तो हमें पता है। अब जैसे वो पिछला जो सवाल हमने किया था वो सारी ये वैल्यूज़ जो थी ना ये पर यूनिट में थी, यहाँ पर ये एक्चुअल वैल्यूज़ हैं, वोल्टेज करंट इम्पीडेंस सब। इसमें भी हम जो सेंडिंग एंड वोल्टेज पे वोल्टेज निकालेंगे वो वोल्टेज एट द रिसीविंग एंड प्लस वोल्टेज ड्रॉप इन दिस सीरीज इम्पीडेंस आर प्लस जे एक्स। ये वही है यहाँ पर वी एस इक्वल टू, जैसे उसमें हमने निकाल रहे थे ना पॉइंट एल पर, पॉइंट एम पर, पॉइंट के पर, वो हम वोल्टेज ड्रॉप रिएक्टेंस में ऐड करते जा रहे थे, तो हमें फिर जनरेटर टर्मिनल पे वोल्टेज आ गया था, लेकिन वो पर यूनिट में था, ये पर यूनिट में नहीं है, ये सारी एक्चुअल वैल्यूज़ पर है। तो सेंडिंग एंड पे वोल्टेज जो होगा वो रिसीविंग एंड वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप इन दिस इम्पीडेंस सीरीज इम्पीडेंस आर प्लस जे एक्स। तो ये वोल्टेज एट द रिसीविंग एंड है 33,000। आई की वैल्यू ये आ गई, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, इम्पीडेंस है Z प्लस जे 15 ओम, रेजिस्टेंस है 10, रिएक्टेंस है 15, तो ये पूरी इम्पीडेंस की वैल्यू आ गई। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली जो सेंडिंग एंड वोल्टेज है उसकी वैल्यू ये आएगी 33.708.3 प्लस जे 250। ये कहलाती है रेक्टेंगुलर फॉर्म कहलाती है ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्प्लेक्स क्वांटिटी। अब ये देखें ना, ये वेक्टर डायग्राम देखें, यहाँ पे वी आर को हमने रेफरेंस लिया है तो ये 0 एंगल पर है, तो बाकी जो भी वेक्टर बनेंगे ना, जैसे वी एस का वेक्टर है ये इसी के रेफरेंस से बनेंगे। ये आई लैगिंग है, तो ये किस पावर फैक्टर पे लैगिंग है, एंगल फाई आर पे, तो ये नीचे शो कर दिया है एंगल। तो ये सारा रेफरेंस मेन जो है ना वो ये वी आर ही है, रेफरेंस वैल्यू। अब इसका मैग्नीट्यूड हमने किस तरह निकालेंगे सेकेंडरी वोल्टेज का, ये वही पाइथागोरस थ्योरम से, दिस रियल वैल्यू स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, तो ये एक्चुअल वैल्यू इसकी आ गई 33,709 वोल्ट सेंडिंग एंड वोल्टेज की। तो ये पहला जो हमारा पार्ट था वो हमने पता कर लिया, सेंडिंग एंड वोल्टेज। दूसरा ये है, अब हमने निकालना है एंगल, जो सेकंड पोर्शन था, ये जो था इसका सेकंड पोर्शन था इसका दूसरा था सेंडिंग एंड पावर फैक्टर निकालना है हमने। सेंडिंग एंड वोल्टेज तो हमने निकाल लिए, अब निकालना है सेंडिंग एंड पावर फैक्टर। किस सेंडिंग एंड का पावर फैक्टर क्या है, रिसीविंग एंड का तो हमें पता है। अब इसमें देखें, ये क्यों वी आर है और ये वोल्टेज डिसेंडिंग एंड है, इसके दरमियान जो एंगल है वी एस और वी आर के दरमियान वो है अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकालनी है
अल्फ़ा की वैल्यू इससे निकलेगी, ये जो था सेंडिंग एंड वोल्टेज से 250 डिवाइड बाई इमेजिनरी वैल्यू डिवाइड बाई दिस रियल वैल्यू, ये इमेजिनरी वैल्यू डिवाइड बाई रियल वैल्यू, इससे आपको टेंजेंट इनवर्स, तो ये एंगल आ जाएगा 0.42 डिग्री अल्फ़ा की वैल्यू। देयरफॉर सेंडिंग एंड पावर फैक्टर एंगल इज, सेंडिंग एंड पावर फैक्टर एंगल क्या होगा, फाई आर रिसीविंग एंड पावर फैक्टर एंगल प्लस अल्फ़ा, तो ये आपके पास सेंडिंग एंड पावर फैक्टर एंगल आ गया 37.29 डिग्री, ये इसमें ऐड करेंगे रिसीविंग एंड पावर फैक्टर प्लस दिस अल्फ़ा एंगल बिटवीन वी एस एंड वी आर, तो ये आ जाएगा आपके पास सेंडिंग एंड पावर फैक्टर एंगल आएगा। अब इसके जो आप कॉस फाई निकालेंगे ना, तो वो आ जाएगा सेंडिंग एंड पावर फैक्टर, ये तो एंगल था सेंडिंग एंड एंगल, सेंडिंग एंड पावर फैक्टर एंगल, तो सेंडिंग एंड पावर फैक्टर अब इसका कॉस लेंगे तो वो आ जाएगा सेंडिंग एंड पावर फैक्टर 0.7956 लैगिंग, ये भी तकरीबन 0.8 के बराबर है। रिसीविंग एंड का जो पावर फैक्टर है सेंडिंग एंड का भी सेम है। अब हमने निकालनी है ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। ट्रांसमिशन एफिशिएंसी किसके बराबर है, पावर डिलीवर्ड डिवाइड बाई पावर सेंड इंटू 100। जैसे मैंने पहले बताया था, जब सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड पर पावर फ्लो कर रहा होता है तो बीच में रेजिस्टेंस होने की वजह से कुछ पावर लॉस भी हो जाता है, पूरा पावर नहीं पहुंचता। जैसे 100 मेगावाट अगर सप्लाई हो रहा है तो रिसीव 100 नहीं हो रहा, रिसीव फर्ज करें 95 मेगावाट हो रहा है, बाकी जो 5 मेगावाट है वो बीच में एज ए लॉस, एज ए हीट लॉस चला गया ड्यू टू रेजिस्टेंस। ये लाइन लॉस का फार्मूला है मशहूर I²R। आई की वैल्यू पहले हम निकाल चुके हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू 10, तो इतने किलोवाट पावर जो है वो बीच में ज़ाया हो रही है इसमें सीरीज रेजिस्टेंस में 17.365664 किलोवाट। तो ये ट्रांसमिशन एफिशिएंसी का फार्मूला है पावर डिलीवर्ड डिवाइड बाई पावर सेंट। पावर सेंड तो आप ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन रिसीव डिलीवर आपको कम हो रही है क्योंकि लॉसेस की वजह से। आउटपुट डिलीवर्ड कितना हो गया 1100 किलोवाट, लाइन लॉसेज आपके पास ये है, तो पावर सेंट आप कितना कर रहे हैं, लॉसेज मिलाएंगे इसमें आउटपुट डिलीवर्ड में तो आपके पास टोटल पावर सेंट आ जाएगी, कुछ इसमें लॉसेज में जा रही है जो आपने इसके साथ ऐड कर देंगे, तो इतना पावर आप सेंड कर रहे हैं, इतना लॉसेज में चला गया, रिसीव जो हो रहा है वो ये हो रहा है 1100 किलोवाट। तो इससे आपने ट्रांसमिशन निकाली, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी आएगी परसेंटेज में 98.44%, तकरीबन 2% जो है ना वो ज़ाया हो रहा है, पूरा 100% आपको रिसीव नहीं हो रहा, कि जितना आप सप्लाई कर रहे हैं उतना आपको रिसीव नहीं हो रहा, बल्कि 2% जो है वो ज़ाया चला गया। तो ये कहलाते हैं लॉसेज। जिस तरह ट्रांसमिशन लॉसेज हैं इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं। तो ये लॉसेज इसी तरह कैलकुलेट करते हैं कि आपने, जैसे के इलेक्ट्रिक जो है हर महीने हर पीएमटी के लॉसेज निकालती है। एक तो मीटर की रीडिंग, एक मीटर जो है एनर्जी मीटर पीएमटी के ऊपर लगे हुए हैं एलटी साइड पे, और उस पीएमटी से जितने भी कंज्यूमर है हर कंज्यूमर के घर के मीटर की रीडिंग जब पीएमटी के जो मीटर लगा हुआ है उससे माइनस करते हैं तो वो जो वैल्यू आएगी वो समझे लॉसेज चले गए, उतना रिकवर नहीं हो रहा, वो चला गया लॉसेज किसी भी वजह से, टेक्निकल लॉसेज की वजह से या नॉन टेक्निकल लॉसेज की वजह से, वो कंपनी को एक तरह से नुकसान है समझे। अच्छा, दूसरी एग्जांपल है एन ओवरहेड 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन डिलीवर्स 5000 किलोवाट at 22 kV at 0.8 power factor lagging. The resistance and reactance of each conductor is 4 ohm and 6 ohm respectively. अब इसमें पता क्या करना है, डिटरमाइन दी सेंडिंग एंड वोल्टेज पता करने, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन पता करनी है और ट्रांसमिशन एफिशिएंसी पता करनी है। तो यही इन्हीं चीज़ों से हम जो सिस्टम की जो नेटवर्क की परफॉर्मेंस निकालते हैं ना, वो यही चीज़ें हैं, ये 3-4 चीज़ें हैं। अब इसमें भी जो लोड पावर फैक्टर है वो है cos phi r 0.8 लैगिंग, ये ऊपर दिया हुआ है 0.8 लैगिंग। और रिसीविंग एंड वोल्टेज, अब हम ये जो हम इस वक्त जो हमने अज्यूम किया हुआ है ना, वो ये किया है कि जो हमारे पास नेटवर्क है वो बैलेंस नेटवर्क है। बैलेंस नेटवर्क में जैसे मैंने पहले ही बताया
कि आप किसी भी फेस पर कैलकुलेट कर लेंगे ना, किसी एक फेस पर, तो बाकी फेस पर भी वही सेम वैल्यूज़ होंगी। हर 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 दफ़ा किसी हर फेस पर रिपीट करना ज़रूरी नहीं है, किसी एक पर कर लें। तो इसको हमने ये जो वोल्टेज था 22 kV, इसको हमने एक चीज़ और इसमें ध्यान में रखें कि सिस्टम कनेक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टार, एक होता है डेल्टा। तो जब तक मेंशन नहीं किया हुआ हो न्यूमेरिकल में कि स्टार कनेक्टेड है या डेल्टा कनेक्टेड है, आपने जो प्रॉब्लम को स्टार कनेक्टेड ही समझकर सॉल्व करना है। क्योंकि स्टार कनेक्टेड में ये है कि लाइन वोल्टेज जो है वो बराबर होंगे √3 टाइम्स फेज वोल्टेज के, लेकिन डेल्टा अगर होगा तो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पर जो ये लाइन वोल्टेज दिए हुए हैं 22 kV, क्योंकि ये स्टार कनेक्टेड है तो इसको √3 से डिवाइड करके हमने फेज वोल्टेज में निकाल दिया। लाइन टू लाइन वोल्टेज होते हैं जो दो लाइनों के या दो फेज के दरमियान होते हैं, और लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज होते हैं जो एक किसी भी फेज और न्यूट्रल के दरमियान होते हैं, वो कहलाता है लाइन टू फेज वोल्ट लाइन टू न्यूट्रल या फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज। तो फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज जो होता है ना, वो बराबर होगा लाइन वोल्टेज डिवाइड बाई √3, या लाइन टू लाइन वोल्टेज बराबर होगा फेज वोल्टेज या फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई √3। ये बहुत इंपॉर्टेंट और मशहूर फार्मूले हैं काफ़ी, जो आपको सर जबान जी। सर ये 22 kV पे लिखा हुआ तो नहीं है कि ये लाइन वोल्टेज है या फेज वोल्टेज, तो ये हमें तो मैं पता बता रहा कैसे हूँ, चलेगा करना? ये मैंने हाईलाइट कर देता हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ये लिखा है यस कि इफ़ नॉट मेंशन इन द प्रॉब्लम, आपने अज्यूम फिर स्टार कनेक्टेड करना है। अगर ये डेल्टा होता ना तो फिर हमें ये √3 से, जैसे आप पढ़ चुके हैं कि स्टार कनेक्शन अगर है तो लाइन वोल्टेज बराबर होगा √3 टाइम्स फेज वोल्टेज, और लाइन करंट जो है वो बराबर होगा फेज करंट के, ठीक है। लेकिन अगर डेल्टा कनेक्शन है तो डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज बराबर होंगे, लेकिन लाइन करंट जो है वो बराबर होगा √3 टाइम्स फेज करंट के। ये दोनों रिवर्स है दोनों में। उसमें करंट सेम होता है स्टार कनेक्शन में, वोल्टेज √3 टाइम्स होता है। डेल्टा में जो है वो वोल्टेज सेम होता है और करंट जो है वो √3 टाइम्स होता है। ये आज पढ़ लेना जाके किताब में, और ताकि आपको और क्लियर हो जाए। सही है। अच्छा, इम्पीडेंस जो है वो बराबर है पर फेज 4 + 4 रेजिस्टेंस है, 6 जो है वो रिएक्टेंस है। तो इम्पीडेंस Z बराबर है 4 + j6। अब इसमें लाइन करंट वही जैसे पहले हमने निकाला था, यहाँ पे 5000 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 3 फेज है ना, 127, ये फेज वोल्टेज लिया हमने 127 जो हमने पीछे निकाला है, 0.8 पावर फैक्टर। अब cos φr रिसीविंग एंड पावर फैक्टर है 0.8, उसका sin φr बराबर है 0.6 के। इसमें भी हमने VR जो रिसीविंग एंड वोल्टेज है वो हमने रेफरेंस लिया है, तो बाकी जो वेक्टर हैं सब उसी के रेफरेंस से ड्रा होंगे। तो इसी में वही I की वैल्यू वही जैसे पिछला आपने सवाल किया था उसी तरह बिल्कुल वही सेम है। अब सेंडिंग एंड वोल्टेज हमने निकाल दिया, वही वोल्टेज ड्रॉप इन द इम्पीडेंस प्लस वोल्टेज रिसीविंग एंड, तो सेंडिंग एंड वोल्टेज आ जाएंगे ये। फिर मैग्नीट्यूड इसका वोल्टेज का ये आ गया। अच्छा, ये जो था ना, ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज आया है VS, ये है फेज वोल्टेज है, फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज समझ लें इसको। अब इसको हमने फेज में या लाइन वोल्टेज में कन्वर्ट करना है तो √3 से मल्टीप्लाई होगा। तो 13820.8 वोल्टेज जो थे वो थे फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज, और फेज लाइन टू लाइन वोल्टेज जो है वो है 23.938 kV, तकरीबन 24 kV। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो मैंने अभी बताए थे, फेज टू फेज वोल्टेज, फेज टू लाइन वोल्टेज, स्टार में क्या होंगे, डेल्टा में क्या होंगे। ये आप लोग ना बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ये फार्मूले जितने हैं, ओम्स लॉ, जितनी भी थ्योरम्स हैं, ये सब जो है ज़बानी याद होने चाहिए। फिर ये परसेंटेज रेगुलेशन में निकालनी है, जैसे मैंने बताया था परसेंटेज रेगुलेशन बराबर है सेंडिंग एंड वोल्टेज माइनस रिसीविंग एंड वोल्टेज डिवाइडेड बाय रिसीविंग एंड वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये इससे हमने निकाल ली, ये सारी फेज वैल्यूज़ ली हैं इसमें।
वो लाइन वैल्यूज़ नहीं लिए। इसलिए ये चीज़ कि याद रखें, अक्सर इसमें गलतियाँ लोग करते हैं कि एक वैल्यू फेज़ की ले ली, एक वैल्यू लाइन की ले ली। जैसे रिसीविंग एंड वोल्टेज आपने फेज़ ले लिया, सेंडिंग एंड लाइन वोल्टेज ले लिया, तो वो गलत हो जाएगा। जो भी वैल्यू लें वो सारी की सारी यूनिफॉर्म एक जैसी होनी चाहिए, या तो लाइन वैल्यूज़ हो या फेज़ वैल्यूज़ हो। अब यहाँ पे सारी फेज़ वैल्यूज़ दी है, तो परसेंटेज रेगुलेशन है 8.825%। जितनी परसेंटेज रेगुलेशन कम होगी ना, उतनी वो ट्रांसमिशन लाइन जो है ना एफिशिएंट होगी, उतनी उसकी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी। जितनी ज़्यादा होगी उतनी उसकी एफिशिएंसी जो है लाइन की कम होगी। अब ट्रांसमिशन एफिशिएंसी क्या है? ट्रांसमिशन एफिशिएंसी जैसे पिछले मैंने उसमें बताया था न्यूमेरिकल में, पिछले। अब इसमें वो तो सिंगल फेज लाइन थी ना, ये है 3 फेज लाइन। तो यहाँ पे जो लॉसेज आप निकालेंगे वो 3 से मल्टीप्लाई होंगे। जैसे यहाँ पे 3I²R, 3 इंटू ये करंट की वैल्यू है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है 4, तो जो आपके पास लाइन लॉसेज आ गए वो है 322.752 किलोवाट। अब ट्रांसमिशन एफिशिएंसी बराबर है ये 5000 जो आप पावर डिलीवर कर रहे हैं, पावर और पावर सेंट आउट, ये लॉसेज उसमें ऐड कर लेंगे तो वो पावर सेंट आउट आ गया। और ये पावर 5000 है, ये तो रिसीव हो रहा है, लेकिन जो आप लॉसेज मिला के एक्चुअली जो सेंड कर रहे हैं वो ये है 5000 प्लस लॉसेज। तो इसकी जो एफिशिएंसी आ गई ट्रांसमिशन एफिशिएंसी वो है 93.94%। इन न्यूमेरिकल्स को बहुत ध्यान से आपने करना है। जितनी ज़्यादा इसको समझ के प्रैक्टिस करें उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये देखने में तो आसान है, लेकिन जब करने जाएंगे ना तो ज़रा सी मिस्टेक होगी तो सारा उल्टा सीधा हो जाएगा। तो इसलिए आप ज़्यादा जो भी और एग्जांपल्स हैं इसके चैप्टर में उसको आप चेक कर लें, और इनसे एग्जांपल से मिलते जुलते जो सवाल हैं अनसॉल्व है उनको भी अगर कर सकें तो उसको भी कर लें। सर तो ये ये न्यूमेरिकल्स इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल ही आएगा इसमें थ्योरी नहीं आएगी। तो ये चौथी एग्जांपल है। अब ये जो है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की एग्जांपल है। वो जो हमने अभी जो करी थी वो थी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की, ये है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस इफेक्ट भी लेते हैं, लेकिन वो जो इफेक्ट हम लेते हैं ना वो हम डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में नहीं लेते, उसको हम लेते हैं लम्प्ड फॉर्म में या कंसंट्रेटेड फॉर्म में। ये जितनी भी, अब इसके दो तरीके हैं, दो टाइप के इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट नेटवर्क डायग्राम है। एक है पाई नेटवर्क, एक है टी नेटवर्क। ये जो मैं एग्जांपल करा रहा हूँ ये है पाई नेटवर्क की, ठीक है। अगर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है उसमें उसके सॉल्यूशन भी बहुत मुश्किल है, बहुत कम्बरसम है, बहुत रैगरस है। उसमें जो हम कैपेसिटेंस की वैल्यू डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं लेते, सॉरी कंसंट्रेटेड नहीं लेते, बल्कि डिस्ट्रीब्यूटेड ही लेते हैं। जबकि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में हम इसको कंसंट्रेटेड या लम्प्ड फॉर्म में लेते हैं। इसमें जैसे पाई नेटवर्क अगर है तो जो भी लाइन की एडमिटेंस है या कैपेसिटेंस है, टोटल को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे आधी आधी करके, एक हाफ पोर्शन सेंडिंग एंड साइड पे कनेक्ट कर देंगे, दूसरा हाफ पोर्शन रिसीविंग एंड साइड पे कनेक्ट कर देंगे। तो ये नेटवर्क कहलाएगा पाई नेटवर्क कहलाएगा, पाई की शक्ल में है। तो a 3 phase 50 Hz 100 kV लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन हैज़ फॉलोइंग लाइन कॉन्स्टेंट्स। लाइन के कॉन्स्टेंट्स या लाइन के पैरामीटर्स वो ये है: रेजिस्टेंस पर किलोमीटर पर फेज 0.1 ओम, रिएक्टेंस पर फेज पर किलोमीटर 0.5 ओम, ससेप्टेंस पर फेज पर किलोमीटर 10 इंटू 10⁻⁻6 S। ये S क्या है बताएगा कोई? हाँ, एस जो है यूनिट है ससेप्टेंस का। आप जितने भी सवाल इस किताब के भी देखेंगे ना, ये वी.के. मेहता के या किसी और किताब में भी देखेंगे, जो ये जिन सवालों में ये रिएक्टेंस ये ससेप्टेंस आ रही है ना, जिन सवालों में एडमिटेंस आ रही है उसमें आपको ससेप्टेंस ही बताई जाएगी, इम्पेडेंस नहीं देंगे। इफ़ द लाइन सप्लाइज लोड ऑफ 20 मेगावाट एट 0.9 पावर फैक्टर लैगिंग एट 66 kV, 66 kV पर ये 20 मेगावाट का लोड सप्लाई कर रही है पावर लाइन 0.9 पावर फैक्टर पे। तो इसमें जैसे बताया, इसमें बाकायदा मेंशन किया है डिटरमिन्ड बाय नॉमिनल पाई मेथड। ये पाई मेथड यूज़ करके हमने ये चीज़ें वैल्यूज़ पता करनी है। सेंडिंग एंड पावर फैक्टर पता करना है, रेगुलेशन पता करना है, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी पता करना है,
ये 3 चीज़ें हमने पता करनी है। देखने में तो बहुत ये लग रहा है कि बस ये आसान आराम से पता कर सकते हैं, लेकिन इनको पता करने के लिए सेव करने से पहले आपको बहुत सारी वैल्यूज़ आपको निकालनी होती हैं, पता करनी होती है, कैलकुलेट करनी होती है। वो अभी इस न्यूमेरिकल में आपको, अब ये डायग्राम है इसका, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। अगर ये टी मेथड होता ना, तो ये कैपेसिटेंस जो है ना वो बीच में लग जाती है, सेंटर में बिटवीन आर एंड एक्स, तो टी बन जाती। और इसी तरह ये आर और एक्स जो है ना आधे आधे हो जाते सीरीज इम्पिडेंस। लेकिन ये पाई मेथड है तो कैपेसिटेंस वो हाफ हाफ करके एक पोर्शन जो है उसका सेंडिंग एंड पे लगा कनेक्ट किया है, दूसरा हाफ जो है वो रिसीविंग एंड के साइड कनेक्ट किया है, तो ये पाई नेटवर्क बन गया। ये टोटल रेजिस्टेंस, अब लेंथ ऑफ द लाइन है 100 किलोमीटर, तो हमने पूरी लाइन की रेजिस्टेंस निकाल लिया टोटल 100 से मल्टीप्लाई करके 10 ओम। इसका रिएक्टेंस पर फेज टोटल किलोमीटर 100 से डिवाइड करके 50 ओम। इसका टोटल ससेप्टेंस पर फेज वैल्यू है सारी है, तो ये आ गई 10⁻⁻⁴ सीमेंस। अच्छा, रिसीविंग एंड वोल्टेज पर फेज हमने निकाल दिया। हम सारी कैलकुलेशन जो है पर फेज पर कर रहे हैं, तो ये 66 जो केवी था उसको भी हमने पर फेज, ये भी आपने समझ अज्यूम, जब तक जैसे मैंने पहले पिछले सवाल में बताया था, जब तक ये बताया ना गया हो कि डेल्टा कनेक्टेड है, आपने उसको स्टार ही अज्यूम करना है। तो उसको √3 से डिवाइड करेंगे तो ये फेज की वैल्यू आ जाएगी 38105 वोल्ट। अब लाइन करंट आपने निकाल लिया, ये 3 फेज है, ये इस तरह IR = 195 एम्पियर √3 से डिवाइड करके, cos φr sin φr। अब इसी में भी हमने रेफरेंस फेजर जो है वो रिसीविंग एंड वोल्टेज जो है, रिसीविंग एंड वोल्टेज VR को अपने एज ए रेफरेंस फेजर लिया। ये सारा वही है जो पहले हमने किया है, लोड करंट फिर IR, I cos φr - j sin φr। ये आपके पास लोड करंट की वैल्यू आ गई। ये देखें इसमें डायग्राम में, ये IR जो है ना ये यहाँ लोड में फ्लो हो रहा है, और VR जो है वो वोल्टेज एट दी रिसीविंग एंड या वोल्टेज एट दी लोड पॉइंट। अच्छा, कैपेसिटर 2 में जो करंट फ्लो कर रहा है चार्जिंग करंट, वो है IC1। कैपेसिटर IC1 जो कैपेसिटर इस वाले कैपेसिटर में है जो रिसीविंग एंड साइड पे है। अच्छा, कैपेसिटर जो सेंडिंग एंड साइड पे है उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो है IC2। और ये जो सीरीज इम्पिडेंस है R और XL, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो है IL। और जो सेंडिंग एंड है करंट है वो है IS, सेंडिंग एंड वोल्टेज है VS। तो ये आपने लोड करंट निकाल लिया IR, यहाँ पे ये जो IR फ्लो कर रहा है लोड में, ये आपने लोड करंट यहाँ से वैल्यू से इससे निकाल लिया। अब रेफरेंस फेजर रिसीविंग एंड वोल्टेज आपके पास आ गया, लोड करंट IR ये आपने निकाला था, उसको आपने फेजर में कन्वर्ट कर लिया, I cos φr - j sin φr से फेजर में कन्वर्ट कर लिया, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लिया उसको। फिर ये चार्जिंग करंट एट द रिसीविंग एंड, जैसे मैंने बताया रिसीविंग एंड पे जो चार्जिंग करंट है जो कैपेसिटर में फ्लो हो रहा है वो है IC1, ये भी इसकी फेजर वैल्यू है। अब इसकी वैल्यू क्या है, VR j एडमिटेंस डिवाइड बाई 2, क्योंकि हमने इसको हाफ हाफ डिवाइड कर लिया ना, इसीलिए इसकी एडमिटेंस की वैल्यू हाफ यहाँ पे ली है। तो ये आपने IC1 इससे निकाल लिया। IC1 इज द करंट इन द कैपेसिटर, चार्जिंग करंट इन द कैपेसिटर एट द रिसीविंग एंड। अब लोड करंट जो IL है, जो ये सीरीज इम्पिडेंस में फ्लो हो रहा है, ये सम होगा, इस नोड पर आके करंट 2 में डिवाइड हो गया ना, कुछ कैपेसिटर में चला गया एज ए चार्जिंग करंट, कुछ जो है इसमें लोड में चला गया है IR, इन दोनों का सम होगा ये IL। तो IL जो है वो बराबर है IR प्लस IC1। तो ये जो वैल्यूज़ आई हैं उसको हमने ऐड कर लिया, तो ये जो लोड करंट है IL की वैल्यू है जो सीरीज इम्पिडेंस में उसकी वैल्यू आ गई। फिर सेंडिंग एंड वोल्टेज हमने निकाला VS। अब ये देखें, ये पर यूनिट में कितना आसान लग रहा था, इसमें थोड़ा आप देख भी रहे हैं कि कितना जो बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आ रही है ना, तो इसमें छोटी लेस देन 1 वैल्यूज़ आ रही थी और बहुत आसान सा लग रहा था, तो उसमें कैलकुलेशन भी आसान है पर यूनिट मेथड में। VS क्या है, वोल्टेज ड्रॉप VR प्लस वोल्टेज अक्रॉस दिस लोड VR या रिसीविंग एंड वोल्टेज, उसमें हम ये वोल्टेज ड्रॉप जब ऐड करेंगे R और XL के दरमियान, तो ये वोल्टेज हमें
सेंडिंग एंड वोल्टेज आ जाएगा। सेंडिंग एंड वोल्टेज इक्वल टू वी एस वी आर प्लस आई एल जेड। तो वी एल आई एल जेड क्या है, आर प्लस जे एक्सएल। तो ये वैल्यूज अब पिछली जो यहाँ पे प्लेस करेंगे तो हमारे पास ये सेंडिंग एंड वोल्टेज की एक तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ गई और दूसरी फिर ये पोलर फॉर्म में आ गई। पोलर फॉर्म में एंगल भी आ गया, क्योंकि जब आप वेक्टर डायग्राम आप ड्रा करेंगे ना तो उसके लिए आपको एंगल भी चाहिए होता है, इसीलिए उस पोलर फॉर्म में हमें एंगल भी मिल जाता है। अब लाइन टू लाइन वोल्टेज क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे फेस वैल्यू को, तो ये लाइन टू लाइन वोल्टेज आ गया 76 kV। अब चार्जिंग करंट सेंडिंग एंड की साइड पे क्या होगा, आई एस क्या होगा, तो उसके लिए हम पहले IC2 पता करेंगे। IC2 वो चार्जिंग करंट है जो कैपेसिटर जो कि सेंडिंग एंड साइड पर है उसमें से जो फ्लो कर रहा है। तो वो क्या होगा, यहाँ पे जो IS है वो दो में डिवाइड हो रहा है, एक तो IL पे जा रहा है कुछ, फिर IC2 पे जा रहा है। तो IC2 क्या है, IC2 जो है वो है VS जे Y/2, उसकी वैल्यू आ गई -4 प्लस जे 21.6। अब यहाँ पे सेंडिंग एंड करंट क्या है, जैसे सेंडिंग एंड करंट जो मैं पहले बता रहा था, सेंडिंग एंड करंट बराबर है यहाँ पे इस नोड पर जब आएंगे ना तो सेंडिंग एंड करंट दो उसमें डिवाइड हो गया है, कुछ चला गया इसमें सीरीज रेजिस्टेंस में एज एन IL और कुछ आ गया एज ए चार्जिंग करंट इन दिस कैपेसिटर विच इज़ क्लोजर टू दी सेंडिंग एंड वोल्टेज। तो यहाँ पे यही बताया चार्जिंग करंट एट द रिसीविंग एंड इज चार्जिंग करंट एट रिसीविंग एंड इज IC1 दिस। तो IL जो है, IL लोड करंट, एक मिनट होल्ड करें, IL जो है वो बराबर है IR प्लस IC1। तो ये और VS बराबर है, ये तो पिछली वाली स्लाइड ही है, नेक्स्ट स्लाइड। सेंडिंग एंड करंट क्या है, सेंडिंग एंड करंट ये मैं फिगर में बता रहा हूँ, सेंडिंग एंड करंट बराबर है IC2 प्लस IL। ये सेंडिंग एंड करंट IC2 प्लस IL। IL की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं, IC2 की हमने निकाली है पीछे, तो ये जो करंट IS है सेंडिंग एंड करंट वो आ गया 177 और उसका ये एंगल भी आ गया। अब ये फेजर डायग्राम देखें, ये वाला जो है फेजर डायग्राम, इसमें रेफरेंस है VR और I1 जो है ये φ2 जो है वो फेज एंगल है, φ1 फेज एंगल है, दोनों इसके रेफरेंस हैं, VR के रेफरेंस है। रेफर द फेजर डायग्राम इन फिगर 2। φ1 जो है वो इज द एंगल बिटवीन VS एंड R, सेंडिंग एंड वोल्टेज और सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड वोल्टेज के दरमियान जो एंगल है वो फर्ज करें वो है θ1, उसकी वैल्यू पीछे हम निकाल चुके हैं, वो है 10.65 डिग्री। और φ2 जो है वो है एंगल बिटवीन रिसीविंग एंड वोल्टेज एंड सेंडिंग एंड करंट, उसकी भी हम पीछे वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं 14.5 डिग्री। तो देयरफॉर φS एंगल बिटवीन VS और IS, VS सेंडिंग एंड वोल्टेज और IS सेंडिंग एंड करंट, उसके दरमियान जो वोल्टेज होगा वो होगा φS और वो बराबर होगा θ1 प्लस θ2 के। तो ये दोनों का ऊपर की वैल्यू को ऐड कर लिया तो ये आपके पास सेंडिंग एंड एंगल आ गया 25.15 डिग्री। इसका पावर फैक्टर आप निकालेंगे, इसको cos फाइव मालूम कर लेंगे तो सेंडिंग एंड पावर फैक्टर आ जाएगा जो हमने पता करना था, सेंडिंग एंड पावर फैक्टर 0.925 लैग। अब परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन निकाल दिए। परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का वही फार्मूला है, सेंडिंग एंड वोल्टेज माइनस रिसीविंग एंड वोल्टेज डिवाइड बाई सेंडिंग एंड करंट। तो ये सारी पर फेज वैल्यूज़ हैं। तो वोल्टेज रेगुलेशन ये आई है 15.27%। फिर ये ट्रांसमिशन एफिशिएंसी के लिए सेंडिंग एंड पावर 3 टाइम्स VS/IS cos φS, ये सेंडिंग एंड साइड है ना तो सारी हमने सेंडिंग एंड वैल्यूज़ दी है 3। ये सेंडिंग एंड पावर आ गया 21.18 मेगावाट। अच्छा, इसको ट्रांसमिशन एफिशिएंसी के लिए जो 20 मेगावाट रिसीव हो रहा है उसको डिवाइड कर देंगे इससे, तो ये आपके पास ट्रांसमिशन एफिशिएंसी आ जाएगी 94%। तो ये 4 न्यूमेरिकल मैंने बता दिए हैं, बाकी जो है आप खुद से कर लें, जाके प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये मैं आज अपलोड कर दूंगा और आज जो है असाइनमेंट नंबर क्विज नंबर 2 जो है
वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। अगर किसी ने पूछना है तो पूछ ले। सर ये क्विज नंबर 2 उसी चैप्टर से है ना, पिछले वाले से, ये ना इंडक्टेंस और क्विज नंबर 2 जो है ना वो कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस के चैप्टर के में से आएगा, लेकिन वो बिल्कुल जैसे बुक में दिया हुआ ना बिल्कुल इस तरह नहीं आएगा। बहुत मुख्तसर उनके जवाब होंगे, 2-2 3-3 लाइन, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। 2.5 नंबर का है, एक 2 सवाल हैं, टोटल 5 नंबर का है। थ्योरेटिकल हो थोड़ा उसमें आपको, आप जिसने भी लेक्चर अटेंड किए होंगे ना, या जिसने बहुत सुने होंगे ध्यान से, या वो सवाल जो मैं बता रहा हूँ वो जो मैं पढ़ाता रहा हूँ उसी पर बेस कर रहे हैं। तो जिसने अच्छी तरह पढ़ा होगा, हैं छोटे मुख्तसर सवाल, लेकिन आपको पूरे लेक्चर को फॉलो किया होगा उस सूरत में, और किताब भी पूरी, अगर आप जो चैप्टर है पूरे आपने थॉरली पढ़े होंगे, उसी वक्त उसी सूरत में आप उसका प्रॉपर जवाब दे सकेंगे। अब देखें, मैं एक चीज़ बता दूं कि फालतू चीज़ें लिखने का ना, कोई कहानियाँ लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होता। उससे जो अगर आप ये समझते हैं कि नंबर ज़्यादा मिलेंगे, तो ऐसा कोई वो नहीं है कि नंबर उससे आपको ज़्यादा मिलेंगे। नंबर जो है वो, जो अगर आप टू दी पॉइंट 2-3 लाइनें भी लिख देंगे ना तो वही इनफ होगा। तो जैसे बहुत से ही समझ रहे होते हैं कि बस मैंने पूरा का पूरे 4-4 सफ़े भर दिए और पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा लिखा है। सर जैसे आपको अभी जो मिड टर्म हुआ था उसमें भी लोगों ने, जो एक सवाल था पहला वाला थ्योरेटिकल, पता नहीं क्या क्या कहानियाँ लिखी हैं कुछ। अब पूरी कहानी थोड़ी पढ़नी होती है, आप सर हमने उसमें जो काम की चीज़ है वो पता करनी है। तो अगर आप काम की चीज़ 2-3 लाइनों में लिख देंगे ना तो पूरी कहानी पढ़ने की, अब ये ना समझे कि पूरी आपने 3-4 2-2 3-3 सफ़े आपने लिख दिए फालतू क्या क्या पता नहीं, तो नंबर आपको पूरे मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नंबर आपको जो पॉइंट आपने प्रॉपर टू दी स्पेसिफिक टू दी क्वेश्चन आपने आंसर दिया है उसी के आपको नंबर मिलेंगे। ये ध्यान में रखें बात। तो आप जो है ना सर, हाँ जी बोले। सर आप मतलब ये समझ रहे हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बस आपको ये देखना है मतलब पेपर में। तो कंसेप्ट ही चेक करना होता है। ये ऑनलाइन का या जो भी सवाल देने का मकसद ये होता है कि सर फिर कंसेप्ट क्लियर है टीचर्स, कि बच्चा कुछ टीचर, क्लास में कितना अटेंटिव है और पढ़ने पर उसका कितना ध्यान है। अभी जो 2 नंबर सवाल आएंगे ना क्विज के, वो उससे आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, चलें, शुक्रिया ठीक बहुत बहुत, है सर, मेहरबानी जज़ाक आपकी तवज्जो का। सर आपकी भी और बड़ी सर अटेंडेंस तो नोट कर ले सर। अटेंडेंस को वो कर ले, अगर कोई वो क्या नाम है वो आदिल या कोई वो आमिर साहब भी कर रहे होंगे, मैंने भी डाउनलोड करी है, यहाँ पर की हुई है। आप लोग अगर कोई कर रहे तो मुझे व्हाट्सएप कर दे फिर। सर ये लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है आपका आज वाला? हाँ रिकॉर्ड हुआ है, रिकॉर्डिंग पे मैंने कर दिया था। ठीक है। अभी भी रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं रिकॉर्डिंग अब कैंसिल कर देता हूँ और मैं रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दूंगा उस पर VLE पर, रिकॉर्डिंग भी कर दूंगा